वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू द फर्स्ट सेशन ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्टार्ट करते हैं सेशन को। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सीन द सेशंस ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गो एंड वॉच देम फर्स्ट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीपी इन शॉर्ट। we've already seen that if we are adding a particular constant each time तो हमारा AP फॉर्म होता है, isn't it? So arithmetic progression फॉर्म होता है. So instead if we multiply a particular term each time, for example अगर first term है 3, next is 6, then 12, then 24, then 48, then 96 and so on. 3, 6, 12, 24, 48, 96. Basically सीरीज में क्या हो रहा है? First term is 3 and when 3 is first term is multiplied by 2, we get the second term. When second term is multiplied by 2, we get the third term. When third term is multiplied by 2, we get the fourth term, and so on and so forth. So such a series is called geometric progression or GP. And in a geometric progression, जैसे हमने arithmetic progression में देखा था कि there are two things which define a AP. First thing is the first term, second thing is the common difference. Similarly, in a GP, there are two things that define that particular geometric progression. The first thing is the first term and second thing is the common ratio. This time the common ratio is important. So ratio क्या आ रहा है हमारा? Term number 2 है 6, term number 1 है 3. So term number 2 divided by term number 1, that is 6 by 3, which is equal to 2. And similarly, if we divide term number 3 by term number 2, this will be 12 by 6, which is also 2. So this 2 is called the common ratio because this is the ratio of two consecutive terms. और हमेशा हम क्या करेंगे, जो सक्सीडिंग टर्म है उसको प्रेसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है? यानी कि टर्म नंबर n डिवाइडेड बाय टर्म नंबर n-1. सो दैट विल बी द केस. इसका ऑपोजिट नहीं करेंगे. तो दिस विल बी द कॉमन रेशियो. सो इन दिस पर्टिकुलर केस फर्स्ट टर्म इज 3 and common ratio is 2. So if only these two values are given, we can define the series, we can expand the series. For example, if for a series the first term is equal to 4 मान लेते हैं और common ratio मान लेते हैं अपना -3. So the first term is 4, next term will be 4 into -3 which is equal to -12. Then next term होगा -12 into -3 which is equal to 36. Then next term will be -108. Then next term आ जाएगा 324. So इस सीरीज में every other term is negative और equal number of terms are negative and positive, है कि नहीं? alternate terms negative और positive है because जो common ratio है हमारा that is negative. अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म नेगेटिव होता है हमारा और कॉमन रेशियो पॉजिटिव होता है तो सारे के सारे टर्म्स हमारे नेगेटिव हो जाते हैं. Isn't it so? क्या ये बात क्लियर है? और अगर हम जनरलाइज करें इन बातों को तो फर्स्ट टर्म अगर हमारा a है, इफ फर्स्ट टर्म इज a, नेक्स्ट टर्म होगा a इंटू कॉमन रेशियो a इंटू आर, देन नेक्स्ट टर्म विल बी a इंटू आर स्क्वायर, देन a इंटू आर क्यूब, a इंटू आर टू द पावर 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ. टर्म नंबर 1 है a, टर्म नंबर 2 है a इंटू आर टू द पावर 1, टर्म नंबर 3 है a इंटू आर स्क्वायर, टर्म नंबर 4 है a इंटू आर क्यूब. पावर को देखो और टर्म को देखो, टर्म के नंबर को देखो. टर्म नंबर 5 है a इंटू आर टू द पावर 4. तो टर्म नंबर n क्या होगा? a तो रहेगा, r की पावर क्या होगी? जस्ट 1 लेस होगी, यानी कि r टू द पावर n-1. सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म कि nth टर्म फॉर एनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विल बी इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1. इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके. सिमिलरली अगर हमें सम फाइंड आउट करना हो n टर्म्स का तो कैसे करेंगे? सो उसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ सेट करते हैं. लेट अस से कि n टर्म्स का सम हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम फर्स्ट टर्म विच इज a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर टिल nth टर्म क्या होगा? a इंटू आर टू द पावर n-1. So that term will be a into r to the power n-1. Then if we multiply r into this sum, अगर हम r को मल्टीप्लाई कर दें और फिर सम को थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, एक राइट वर्ड्स शिफ्ट कर दें, सो वी कैन से r इंटू द सम विल बी a इंटू आर. ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा a इंटू आर और एक टर्म इसलिए शिफ्ट करें ताकि हमारे कुछ टर्म्स रिमूव हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा a में मल्टीप्लाई किया r, a r में मल्टीप्लाई करोगे a r स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा a r क्यूब एंड सो ऑन. सो a इंटू आर टू द पावर n-1 और लास्ट टर्म आ जाएगा हमारा प्लस a इंटू आर टू द पावर n.
ओके, नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट r इंटू n टर्म्स का सम फ्रॉम n टर्म्स का सम, सो दिस बिकम्स Sn कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा अंदर 1 माइनस r, and all these terms will get cancelled out, all these will get cancelled out, the only thing that will remain is a, the first term, and जो लास्ट में बचा a into r to the power n, और a into r to the power n नेगेटिव में बचेगा, सो a माइनस a into r to the power n, a कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस r to the power n, so sum of n terms will be equal to a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से, सो दिस विल ऑल्सो बिकम a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. बोथ द फॉर्मूलाज आर इक्वली गुड, सेम ही फॉर्मूला है, बस हमने एक केस में माइनस साइन ऊपर और नीचे से कॉमन ले लिया है, सो दैट इज वाई दीज टू फॉर्मूलाज आर एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं है, ठीक है. हाँ, कन्वीनियंट तरीके से कह सकते हो कि इफ आर इज ग्रेटर देन 1 तो इसको यूज कर सकते हो, इफ आर इज लेस देन 1 तो इसको यूज कर सकते हो, हालांकि दोनों में से किसी को भी यूज करो, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर दोनों ही केसेस में सेम आ जाएगा, सेम आएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ये हमारा आ गया फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स. इज दैट क्लियर? नो, कुछ केसेस में क्या होगा, सम केसेस व्हेन r is common ratio is between -1 and 1. If common ratio is between -1 and 1, okay, for example अगर common ratio हमारा आ जा रहा है let us say equal to 1/2, फर्स्ट टर्म है हमारा 8, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 4, देन नेक्स्ट टर्म विल बी 8 और 4 के बाद में नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा 2, देन 1, 1/2, 1/4, 1/8 and so on. So you can see that this is a decreasing GP, डिक्रीजिंग जीपी है. अगर फर्स्ट टर्म को निगेटिव लोगे तब भी सिनेरियो यही बनेगा, डिक्रीजिंग जीपी आएगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा, यानी कि लास्ट टर्म तुम्हारा विल बी वेरी वेरी क्लोज टू जीरो. अगर इन्फिनिटली इस सीरीज को हम लेके जाएं, बहुत आगे तक लेके जाएं, तो फिर अल्टीमेटली हमारे टर्म जीरो के बहुत पास आ जाएंगे. इजंट इट सो? सो दैट इज व्हाई दिस इज अ डिक्रीजिंग जीपी, और इसका जो सम होगा, सम विल कन्वर्ज, बिकॉज जो लास्ट टर्म होगा, ठीक है, जितना तुम आगे जाते जाओगे तो लास्ट टर्म विल बी क्लोजर टू जीरो, दिस विल टेंड टुवर्ड्स जीरो, और क्योंकि जीरो की तरफ जा रही है, लगातार टर्म्स हमारे छोटे होते जा रहे हैं, सो दैट इज वाई द सम ऑफ द जीपी विल कन्वर्ज टू अ वैल्यू, और वी कैन से दैट इनफाइनाइट टर्म पे चले गए तो दैट टर्म विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, बहुत बड़ा एक टर्म पे जाएंगे तो दैट विल बी ऑलमोस्ट जीरो, रफली जीरो हो जाएगा. ठीक है, सो इस जीपी के लिए हम सम को, इनफाइनाइट टर्म्स के सम को भी डिफाइन कर सकते हैं, और क्या आएगा फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी क्या है, एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r. ओके, एंड इफ वी आर टेकिंग इन्फिनिटली मेनी टर्म्स तो n को इन्फिनिटी ले रहे हैं, और अगर n को इन्फिनिटी ले लोगे, सिंस r इज लेस देन 1, r हमारा क्या है 1/2 है, तो 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट पार्ट विल बी इक्वल टू जीरो. तो हम r टू द पावर n को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट. सो बस इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम a अपॉन 1 माइनस r. इनफाइनाइट टर्म्स का सम आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस r. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, तो हमारा सम का फॉर्मूला आ गया फॉर इनफाइनाइट टर्म्स, दैट विल बी a अपॉन 1 माइनस r. तो इस पर्टिकुलर सीरीज में क्या आएगा सम, हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएगा, a हमारा है 8, तो 8 अपॉन 1 माइनस r है 1/2, 1 माइनस 1/2, तो 8 अपॉन 1/2, तो सम आ जाएगा हमारा 16. इनफाइनाइट टर्म्स का सम विल बी इक्वल टू 16. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, इज दैट मच क्लियर? तो हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी डिफाइन हो जाएगा फॉर एनी सीरीज जहां पे कि हमारा जो r है दैट इज बिटवीन -1 एंड 1, और वी कैन से दैट मॉड ऑफ r इज लेस देन 1. ठीक है, r जीरो होने का कोई सेंस नहीं बनता, ऑब्वियसली r विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. ओके, कॉमन रेशियो जीरो तो नहीं हो सकता, बिकॉज जीरो होगा तो फिर हमारी सीरीज ही डिफाइन नहीं हो पाएगी. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सो डेफिनेटली हमारा मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, और ऑब्वियसली जीरो से बड़ा होगा, जीरो से लेके 1 के बीच में होगा, प्रॉपरली लिखें तो जीरो से लेके 1 के बीच में अगर मॉड ऑफ r है, सो इन दैट केस द जीपी विल डेफिनेटली कन्वर्ज, सम ऑफ द जीपी विल कन्वर्ज, और सम को हम फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं a अपॉन 1 माइनस r हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तब भी. क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है, अब एक दो चीज़ें और देख लेते हैं. जैसे हमने am की बात की थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, am अरिथमेटिक मीन. सो अरिथमेटिक मीन क्या था, अगर हमारे पास लेट अस से टर्म्स हैं a b and c, देयर आर 3 टर्म्स, सो am ऑफ दीज 3 टर्म्स विल बी एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज, सो दैट विल बी a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 3. इफ देयर आर n टर्म्स a1 a2 till an, so arithmetic mean of all these terms will be average of these values, which will be a1 plus a2 till an divided by n.
सिमिलरली वी कैन डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन, सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन फॉर सम टर्म्स। सो ज्योमेट्रिक टर्म मीन अगर हमारा दो टर्म्स हैं ए एंड बी, सो ज्योमेट्रिक मीन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू टर्म्स विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी और ए इंटू बी टू द पावर 1/2। ठीक है, अगर तीन टर्म्स हैं ए बी एंड सी, इफ देयर आर दी थ्री टर्म्स, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज थ्री टर्म्स विल बी क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि प्रोडक्ट की पावर 1/3। जितने टर्म्स है 1/that पावर हम करेंगे। अगर n टर्म्स है a1 a2 in an till an, so geometric mean in this case will be equal to a1 a2 till an इनका प्रोडक्ट to the power 1/n, to the power 1/n। is that part clear? तो ज्योमेट्रिक मीन समझ में आनी चाहिए। इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे बाद में हम। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को समझना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि यहां तक बातें क्लियर होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस जीपी। एक जीपी हमें गिवन है, इसका फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म है 1/14, तो ए तो आ गया 1/14। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे? कॉमन रेशियो विल बी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 1/28 डिवाइडेड बाय 1/14। दिस विल बी 14/28 which is equal to 1/2। सो कॉमन रेशियो आ गया 1/2। फर्स्ट टर्म है 1/14। फिफ्थ टर्म क्या होगा? फिफ्थ टर्म हो जाएगा हमारा, टर्म नंबर 5 विल बी a इंटू आर टू द पावर n-1, यानी कि a इंटू आर टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 1/14 इंटू 1/2 टू द पावर 4। सो 1/14 इंटू 1/16, रिजल्ट आ जाएगा 1/224, 1/224। इज दैट पार्ट क्लियर? एंड दिस इज ऑल्सो अ कन्वर्जिंग जीपी, कन्वर्ज कर रही है बिकॉज हमारा कॉमन रेशियो क्या है 1/2 है। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो भी हम सम डिफाइन कर पाएंगे। इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आ जाएगा? दैट विल बी a अपॉन 1 - r which is 1/14 divided by 1 minus 1/2। so 1/14 into 2, this will be sum of infinite terms will be 1/7। अगर क्वेश्चन में पूछा होता सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तो दैट वुड हैव बीन 1/7। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1/9, 1/81, 1/729 आर इन एन इनफाइनाइट जीपी, सो व्हाट विल बी सम ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? फर्स्ट टर्म हमारा है 1/9, a इज इक्वल टू 1/9, और कॉमन रेशियो भी यहाँ पे क्या है? कॉमन रेशियो आ जाएगा 1/81 डिवाइड बाई 1/9। और यू कैन से दैट 1/81 क्या है? a इंटू आर है, तो a इंटू आर इज 1/81, जबकि a हमारा 1/9 है। सो यू कैन से दैट r विल बी इक्वल टू क्या होगा? हमारा a इंटू आर है, यानी 1/9 इंटू आर इज 1/81, सो r आ जाएगा 1/9। ठीक है, सो r हमारा आ गया 1/9। सो सम ऑफ द जीपी विल बी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स विल बी a अपॉन 1 - r। सो 1/9 अपॉन 1 - 1/9, so 1/9 upon 8/9, आंसर आ जाएगा 1/8। आंसर विल बी 1/8। इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द गिवन जीपी अप टू n टर्म्स। जीपी में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज 8/10। कॉमन रेशियो क्या होगा? 8/10 इंटू 1/10 हो जाएगा 8/100, चाहे तो डिवाइड कर लो या फिर ऐसे ही देख लो। तो हमारा कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 1/10 आ रहा है, a इज इक्वल टू 8/10, r इज इक्वल टू 1/10। सो सम ऑफ n टर्म्स विल बी a इंटू 1 minus r to the power n upon 1 minus r। so a is 8/10 into 1 minus 1/10 to the power n divide by 1 minus 1/10, और 1 minus 1/10 हो जाएगा 9/10। this will be 8/10 into 1 minus 1 upon 10 to the power n divided by minus 9/10, minus 9/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस विल बिकम, अब माइनस साइन को एडजस्ट कर लो अंदर, तो आ जाएगा 8/9 इंटू 1 अपॉन 10 टू द पावर n -1। ओके, ठीक है, सो दिस विल बिकम, एक सेकेंड, 1 माइनस, हाँ ठीक है, कुछ कहीं गड़बड़ की है क्या? 9/10 आएगा, प्लस का आएगा, माइनस को लिख दिया यहाँ पे, प्लस का ही आएगा। ठीक है, सो दिस विल 1 minus 1 upon 10 to the power n, so this will become 10 to the power n -1
upon 10 to the power n. This will be our result. This will be the answer. Sum of n terms will be 8 by 9 into 10 to the power n minus 1 upon 10 to the power n. और n की कोई वैल्यू पुट कर लोगे तो अकॉर्डिंगली हमें आंसर मिल जाएगा. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. There is geometric progression. The first term is 7. So a is equal to 7 given है for that particular geometric progression. And last term is 448. Last term यानी कि nth term हमारा है 448. Okay, nth term हो जाएगा a into r to the power n minus 1, which is 7 into r to the power n minus 1, and that is 448. So r to the power n minus 1 will be equal to 448 divided by 7, which will be equal to 64. So r to the power n minus 1 आ गया 64. Sum of the series is 889. Sum of the series is given as 889. तो कॉमन रेशियो यानी r की वैल्यू क्या होगा? सम ऑफ द सीरीज आ जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें तो टर्म्स डिफाइंड है, इनफाइनाइट टर्म्स हो रही है. सो आ जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ठीक है, फॉर्मूला कभी कभी जैसे मैंने लास्ट में यूज़ किया है. ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे फॉर्मूला लिखो या फिर वैसे लिखो, दोनों एक ही बात है. सो उसके लिए कंफ्यूज मत होना. a इंटू आर टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. सो दिस विल बिकम, a है हमारा 7. अब यहाँ पे हमें r टू द पावर n माइनस 1 का वैल्यू पता है, दैट इज 64. बट यहाँ पे गिवन है r टू द पावर n. क्या करेंगे? जुगाड़ करेंगे, r से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को. सो दिस विल बिकम r टू द पावर n इज इक्वल टू 64r. 64r. सो दिस विल बिकम 7 इंटू 64r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू 889. 889. ओके, 7 से सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आ जाएगा 1 टाइम जाएगा 127. 127 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 64r माइनस 1 विल बी इक्वल टू 127r minus 127. So 63r will be equal to 126, and hence r will be equal to, common ratio will be equal to 2. r is equal to 2 आ गया. कॉमन रेशियो ही पूछा था यहाँ पे. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, और 64 होता है 2 टू द पावर 6. सो n माइनस 1 6 आ गया, यानी कि n इज इक्वल टू 7. नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे 7. अगर क्वेश्चन में पूछता नंबर ऑफ टर्म्स तो फिर आंसर होता है 7. Common ratio is equal to 2. First term is also equal to 7. Okay. Next question. The sum of three terms, three numbers in a GP is 14, and sum of their squares is 84. So we have to find the largest number of the geometric progression. Largest number क्या होगा इस particular geometric progression का? अगर हमें sum of three numbers of the GP is given and sum of their squares is also given, and that is equal to 84. That sum is equal to 84. Okay. सबसे पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं. 3 टर्म्स है हमारे जो कि जीपी में है, और सम ऑफ द स्क्वायर्स इज आल्सो गिवन. सो लेट अस से टर्म्स है हमारे a. फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज a इंटू आर, एंड थर्ड टर्म इज a इंटू आर स्क्वायर. सो सम ऑफ दीज 3 टर्म्स a प्लस ए आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 14, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स. स्क्वायर किसका? टर्म्स का स्क्वायर. ठीक है, सारे टर्म्स का सम का स्क्वायर नहीं, टर्म्स का स्क्वायर गिवन है ना. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी कि a का होल स्क्वायर प्लस ए आर का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, दैट विल बी ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, एंड दिस इज इक्वल टू 84. सो अगर हम फर्स्ट केस को ऑब्जर्व करें, फर्स्ट केस में हमारा वैल्यू बन जा रहा है, ए कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, एंड दैट इज 14. और सेकेंड केस में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, एंड दिस इज 84. दीज आर अवर 2 इक्वेशंस. अब यहाँ पे बिफोर सॉल्विंग दिस केस इसको एक बार समझ लेते हैं. ठीक है, पहले वाले केस में हमारा आ रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर, सेकंड केस में आ रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4. ओके, एक सेकेंड. नाउ लेट अस से वी हैव वन टर्म विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन, और एक सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, क्या कर सकते हैं हम? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साइड में लेके आ जाओ, ताकि जो प्लस और माइनस हमारा क्या फर्क आ रहा है, पहले वाले केस में प्लस एक्स है, सेकंड केस में माइनस एक्स है, तो उसको लास्ट में रखो. अभी बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और सेकंड केस में आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. नाउ कंपेयर दिस विद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो यू विल रियलाइज कि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. बट a क्या है? a इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि a हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और b है x. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर. सो एज अ रिजल्ट दिस विल बी x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1.
क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक बार अपने एंड पे इस चीज़ को खुद से करके देखो, समझ के देखो, तो बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो ये एक चीज़ है जिसको कि ध्यान रखना। अगर कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिलता है एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में मिलता है, तो डेफिनेटली तुम्हें रिकॉल करना है कि यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और फैक्टराइजेशन क्या होगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दैट विल बी द फैक्टराइजेशन। ठीक है, अपने एंड पे एक बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे, एक दो बार देख लोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ओके, यही सेम चीज हमें इस क्वेश्चन में भी यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है, ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर एंड 1 ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। इजंट इट सो? यहां भी वही सेम चीज यूज करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सो अगर हम पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में स्क्वायर कर दें, पूरे एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर दें, यानी कि फर्स्ट केस का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करते ही क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, स्क्वायर करते हुए मिल जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर विच इज 196। और सेकंड केस में मिल रहा है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू 84। और फर्स्ट में से सेकंड को डिवाइड कर दो, डिवाइड करते ही ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को करोगे फैक्टराइज, तो डिनोमिनेटर में बच जाने वाला है हमारा 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 196/84। 14 से काटोगे ऊपर बचेगा 14, नीचे बचेगा 6, सो दिस विल बी इक्वल टू 7/3। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो भी समझ में आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आर में, और या फिर कर दो यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दो। अगर कंपोनेंट डिविडेंडो लगा देते हो उसके बाद भी खैर एक्सप्रेशन क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, बट जैसे ही कंपोनेंट डिविडेंडो लगाओगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर में ऐड करोगे 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर, बिकॉज आर हो जाएगा कैंसिल आउट, और डिनोमिनेटर बचेगा सिर्फ 2 टाइम्स आर, बिकॉज 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू कंपोनेंट डिविडेंडो राइट साइड में भी लगाओगे तो 7 प्लस 3 आ जाएगा 10, और 7 माइनस 3 आ जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही सेम चीज होने वाली, बट कंपोनेंट डिविडेंडो लगाने से चीजें थोड़ा सा आसानी से दिखने लगती है, कैलकुलेशन मिस्टेक का पॉसिबिलिटी तुम्हारे लिए कम रहता है। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही तुम्हें क्या मिलेगा, 2r स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5r। सो रिजल्ट में हमें मिल जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें आर में, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सम क्या आ रहा है हमारा, सम आ रहा है 5। ठीक है, कोफिशिएंट हमारा जो आर स्क्वायर का है कितना है, 2 है, सम आ रहा है 5, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 2 इंटू 2 4। तो 5 को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका कि प्रोडक्ट आए 4, 1 और 4 होंगे हमारे दोनों के दोनों पार्ट, एक पार्ट होगा 1 एक होगा 4, और क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 एंड 4/2। सो आर विल बी इक्वल टू 1/2 और 2, 2 वैल्यूज मिलेंगी हमें कॉमन रेशियो की, इधर 1/2 और 2। ठीक है, अदरवाइज तुम एक्सपेंड करना चाहते हो, इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से मिल जाएगा 2r कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा r माइनस 2, तो 2r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ईदर ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन विल बी 0, या तो 2r माइनस 1 0 होगा, या फिर r माइनस 2 0 होगा, यानी कि r या तो 1/2 होगा या फिर होगा 2। तो क्लियर यही दोनों में रिजल्ट मिल जाएंगे। अब किसी भी एक वैल्यू को ले लो, दोनों सेम है रिजल्ट, यानी कि नंबर जो 3 है वो तो सेम ही मिलने वाले हैं, ऑर्डर बस बदलेगा हमारा। तो अगर तुमने r को 1/2 ले लिया, इफ यू टेक r इज इक्वल टू 1/2, हालांकि 2 ज्यादा सिंपल है, 2 ले लेते हैं, अगर r इज इक्वल टू 2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा a, सेकंड हो जाएगा 2a, थर्ड हो जाएगा 4a, तो a प्लस 2a प्लस 4a इज इक्वल टू 14, यानी 7 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 2 आ गया, तो टर्म्स हो जाएंगे 2 4 एंड 8। r इज इक्वल टू 1/2 ले लोगे तो नंबर आ जाएंगे 8 4 एंड 2। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर तो अपना 8 होगा, आंसर आ जाएगा 8, लार्जेस्ट नंबर विल बी इक्वल टू 8। इजंट इट सो? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, लार्जेस्ट नंबर हमारा इस केस में आ जाएगा इक्वल टू 8। ठीक है, ओके, क्या ये बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 16 32 एंड 64। वेरी 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 इजी क्वेश्चन। 8 क्या है, 2 क्यूब टू द पावर 3, 16 है टू द पावर 4, 32 है टू द पावर 5, 68 4 है टू द पावर 6, और हमें लेना है इनका ज्योमेट्रिक मीन। 4 टर्म्स है हमारे, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दीज 4 वैल्यूज, यानी कि 2 का क्यूब इंटू टू द पावर 4 इंटू टू द पावर 5 इंटू टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई, और पावर इसकी क्या होगी, पावर होगी 1 बाई नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 4, 1/4। पावर कितना होगा, ऐड हो जाएगा 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18, 2 to the power 18/4 which is 2 to the power 9/2।
जो कि हो रहा है 2 to the power 4 इंटू 2 to the power ½ 2 to the power 4 हो जाएगा 16, सो दिस विल बी 16√2। 16√2। अच्छा, एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो जो नंबर्स है हमारे 8, 16, 32, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये जीपी में हो, बट इस पर्टिकुलर केस में तो ये नंबर्स हमारे जीपी में भी है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल, एग्जैक्टली मिडिल में होगा। तो जो मिडिल में एग्जैक्टली हमारा जो टर्म होगा, अब यहाँ पे क्योंकि 4 टर्म्स है तो मिडिल में 2 टर्म्स आ रहे हैं, 16 और 32। 16 और 32 2 टर्म्स हमारे आ रहे हैं, तो जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन भी होगा, यानी कि दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16 into 32 एज वेल। चेक कर सकते हो, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, तो 4 तो बाहर आ गया अपना, और यही सेम 32 से भी 4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2, यानी कि 16√2 हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो बिकॉज ये टर्म्स हमारे जीपी में, अगर जीपी में नहीं होते तो फिर ऐसे नहीं करते, फिर तो अपन को जैसे हमने किया है वैसे ही सॉल्व करना पड़ता। बट क्योंकि जीपी में भी है तो इस तरह से भी देख सकते हो। अगर हमारे पास 5 टर्म्स होते हैं, लेट्स से 5 टर्म्स हम लेते हैं, 2, 4, 8, 16 एंड 32, ये 5 टर्म्स हैं हमारे पास, और हमें इन 5 टर्म्स का हमको निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। तो क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स हमारे जीपी में है तो हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो मिडिल टर्म है हमारा दैट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन, 8 विल बी द ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, बिकॉज ये टर्म्स हमारे जीपी में, अगर जीपी में नहीं होते तो फिर हमारा जो मेथड है वैसे ही अप्लाई करना पड़ता है, और उस मेथड से भी करोगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगा। जीएम हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2 into 4 into 8 into 16 into 32 डिवाइड बाई टू द पावर, डिवाइड बाई नहीं, टू द पावर 1/5। तो 2 into 2 to the power 1, 2 to the power 2 into 2 क्यूब into 2 to the power 4 into 2 to the power 5 to the power 1/5। पावर कितना आ रहा है, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15, 2 to the power 15/5, यानी कि दिस विल बी 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 8 ओनली। सो इतनी सारी जद्दोजहद मेहनत के बाद भी रिजल्ट तो वही आएगा। तो अगर हमारे टर्म्स जीपी में है तब तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी द मिडिल वैल्यू ऑलवेज, जैसे हमारा अरिथमेटिक मीन हमेशा एवरेज होगा अगर टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर नहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तब फिर एवरेज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ज्योमेट्रिक मीन ऐसे पर्टिकुलर केस में फाइंड आउट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए, आई बिलीव समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल। अगर समझ में आया तो फिर इसको बात को अप्रिशिएट करना है, इसको समझना है। ठीक है, ओके, तो फिर इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी बातें डिस्कस की समझ में आई होंगी, और कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू आस्क अबाउट दैट डाउट एज वेल। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।